हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल में जीएस गुरु विद शमी के साथ। सबसे पहली बात है कि जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आगामी 2025 में होने वाले रेलवे के एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जीएस खंड में अन्य टॉपिक के तुलना में जो पॉलिटी होता है, राज्य व्यवस्था होता है, इस खंड का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। उनमें से कुछ गिने चुने टॉपिक से ही लगभग सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से एक है कार्यपालिका। कार्यपालिका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग सभी एग्ज़ाम में, विशेषकर रेलवे के एग्ज़ाम हो या एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम, इस टॉपिक का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात बताते हैं, कार्यपालिका राज्य स्तर पर, संघ स्तर पर होती है। संघ स्तर पर संघ की कार्यपालिका, राज्य स्तर पर राज्य की कार्यपालिका। फिलहाल आज इस वीडियो में हम संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे, ठीक है। संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली बात होती है कि संघ की कार्यपालिका किनको किनको मिलने से बनता है, आखिर ये बनता कैसे है, इस संघ के कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शामिल होता है इसमें, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद और एक महान्यायवादी, इन सभी को मिलकर संघ की कार्यपालिका बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं संघ की कार्यपालिका के बारे में। तो ये भाग 5 में दिया है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना से कितना तक, 52 से लेकर 78 तक, ठीक है। ये जो है ना कार्यपालिका के बारे में दिया है, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इस सबसे पहले आप इंडेक्स बना लें, क्योंकि इंडेक्स बनाने से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इस खंड के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की एक परिचय देखेंगे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन, आखिर इसका इलेक्शन होता कैसे है। उसके बाद ये राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, उसका शपथ ग्रहण। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग करने का मतलब इसको हटाया कैसे जाता है, किन तरीक़ों से इसे हटाया जाता है और किन आधारों पर हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम राष्ट्रपति के शक्तियाँ, पावर्स के बारे में बात करेंगे कि कार्यकारी शक्ति क्या है, विधायी शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है, आपातकालीन शक्ति, और इसको वीटो शक्ति और क्षमादान और अन्य इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता से लेकर आज तक के कितने राष्ट्रपति बने हैं, उसके हम लिस्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। परिचय देखते हैं इसका। सबसे पहले परिचय, तो ये भारत का जो होता है ना, भारत का प्रथम नागरिक होता है। इंडिया का फर्स्ट नागरिक कौन होता है, तो इंडिया का फर्स्ट नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, ओके। और हमारे संविधान में जो आर्टिकल 52 है, इसमें क्या कहा है, आर्टिकल 52 में कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में किया गया है। आर्टिकल 53 में क्या कहा है, आर्टिकल 53 में कहा कि राष्ट्रपति जो अपना शक्तियों का प्रयोग करेगा ना, राष्ट्रपति जो अपनी पावर्स यानी शक्तियाँ का प्रयोग करेगा, वो किनके कहने पर करेगा, तो वो कहा मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद के आधार पर ये अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे। यहाँ बता देना बात यह है कि राष्ट्रपति अपने प्रयोग समय निर्णय नहीं लेता है शक्तियों का, ठीक है। कोई भी कार्य वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर करती है राष्ट्रपति। ऐसा नहीं कुछ कुछ में इसे
अपना अधिकार समय भी है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करते आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में कहा है कि इसका निर्वाचन कैसा होगा, मतलब निर्वाचन मतलब इसका जो इलेक्शन होगा इसमें कौन शामिल होगा, कौन इसमें वोट दे सकता है। जैसे आपको पता है कि हम लोग लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। तो आखिर राष्ट्रपति को कौन चुनता है, इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है इसमें शामिल कौन कौन व्यक्ति होता है। तो सबसे पहला जो शामिल इसमें होता है संसद, यानी संसद कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखना, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। ओके, निर्वाचित सदस्य शामिल होगा, मनोनीत नहीं। ठीक है, पहला। दूसरा, राज्य की जो विधानसभा होगी, राज्य के विधानसभा, उसके निर्वाचित सदस्य, इसमें ध्यान देना है, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा। तीसरी नंबर कौन शामिल होगा, केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूटी, केंद्र शासित प्रदेश में हो गया दिल्ली और पुदुचेरी। इसके जो विधानसभा होगा, विधानसभा उसके कौन होगा, इसके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति को वोट कौन देता है। तो संसद के दोनों, लोकसभा, राज्यसभा, उनमें से जो निर्वाचित सदस्य होते, यानी कहने का मतलब मनोनीत नहीं। जैसे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उन सदस्य राष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे। जो जनता द्वारा चुन के आया है वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। जैसे कहने का मतलब कि ये जनता है, ठीक है, ये जनता है, ये अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनता है। ठीक है, क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनता है और ये जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, ये और इन लोग मिलकर चुनता है राष्ट्रपति को। ठीक है, जनता अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनेंगे, ये लोकसभा राज्यसभा जाएंगे और ये मिलकर चुनेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, यहाँ से अगर बात करेंगे तो विधानसभा भी होगा राज्य की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 55 में क्या कहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है, दो चीज़ यहाँ बता देता हूँ। एक चुनाव जो होता है ना, एक कहा जाता है एक प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष एक होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष जो होता है ना, प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है। प्रत्यक्ष में एक नियम होता है, जैसे कि आप जैसे लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन है, जैसे मान लेते पंचायत के इलेक्शन देते, पंचायत के इलेक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा सीट लाएगा वही जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। एक कोटा निर्धारित है कि 50% उसको लाना ही होगा। ठीक है, 50% लाना ही होगा। तो अप्रत्यक्ष करने का मतलब होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण्य मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमण्य मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आर्टिकल 55 में क्या कहा है कि चुनाव का तरीका क्या होगा। चुनाव का तरीका क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष करने का मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण्य मत द्वारा। ठीक है, इतना हम बात कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब
उतना विशेष जाने की ज़रूरत नहीं होता है कि आपको ये क्या होता है। आपको ये एग्ज़ाम में पूछेगा भी नहीं कौन कौन मत करता है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको ये आर्टिकल जानना है कि कौन सा आर्टिकल में क्या कहा है। और एक बात याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद होता है, तो यहाँ इसका समाधान कहाँ होता है? तो इसका समाधान होता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब हम बात करते हैं, अब हम क्या बात करते हैं, इसके राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति की योग्यताएं, मतलब कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, क्या क्या चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो सबसे पहली बात ये दिया है आर्टिकल 57 में। ठीक है, सॉरी, ये आर्टिकल 57 ने आर्टिकल 58 में दिया है राष्ट्रपति के अहर्ताएं। ओके, 58 में सबसे पहला बात इसमें क्या होगा, जो भारत का नागरिक होगा। लेकिन एक विशेष बात याद रखना, आवश्यक नहीं है भारत का। अगर कोई नागरिकता ले लेता है विदेशी व्यक्ति, अगर विदेशी व्यक्ति कोई नागरिकता ले लेता है तो वो भी राष्ट्रपति बनने के लिए अर्ह है। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता। यूएसए में सिर्फ वहाँ का जो जन्म से नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी आयु जो है ना 35 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर 35 वर्ष का है तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। और तीसरी बात वो है लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य होने का योग्य हो, होने का योग्य हो। ठीक है, तो योग्यता आर्टिकल 58 में भारत का नागरिक होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। नागरिकता अर्जन से भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है, जन्म से नागरिक होना चाहिए तभी राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य होने का योग्य है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और एक बात नोट करके लिख लेना, नोट करके, क्या लिखना नोट करके, कि भारत का जो होता है ना, भारत में राष्ट्रपति अनलिमिटेड बार बन सकता है, अनलिमिटेड। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, 2 बार से अधिक नहीं, अधिक नहीं बन सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 59, विशेष नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 59 में इसका शर्त दिया है। ठीक है, आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या है, आर्टिकल 60 में दिया है इसका शपथ। ठीक है, यानी ओथ। इसमें कहा है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा। तो इसमें राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इसका शपथ दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बात हो गया, शपथ भी हो गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 61 के बारे में। आर्टिकल 61 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का कहने का तात्पर्य क्या है, कि राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जाएगा, किन आधारों पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति हटाने का आधार क्या है? आधार एक आधार है, केवल एक आधार है। वो क्या है? अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण करता है, तभी उसे राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अतिक्रमण करता है तभी उसे राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। अतिक्रमण कहने का मतलब कि वो संविधान में जो लिखा है उसके बाहर अगर काम करता है तो, यानी संविधान को पालन नहीं करता है तो अतिक्रमण माना जाएगा। संविधान का सम्मान नहीं करता है तो अतिक्रमण माना जाएगा। इन आधारों पर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा उसके पद से। अब सवाल आता है कि कैसे हटाया जाएगा, तो कैसे जानना बहुत जरूरी है कि आखिर राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, कैसे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का अगर कोई आरोप, मान लेते हैं किसी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति पर क्या है, अतिक्रमण, क्या संविधान पर आरोप लगाया है, तो जो इसको प्रस्ताव लाएगा, तो ये प्रस्ताव कहाँ लाएगा? ये लोकसभा में भी ला सकता है और राज्यसभा में भी। ठीक है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में ही। सिर्फ शर्त क्या है? शर्त बस इतना है कि राष्ट्रपति को 14 दिन लाने से पहले उसे क्या करना होगा? उसे नोटिस करना होगा कि आपका विरोध ऐसा ऐसा आरोप लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा? ठीक है, उसके बाद मान लो जिस सदन में लाया है, मान लो प्रस्ताव जिस सदन में लाया है, जिस सदन, या लोकसभा में लाया या राज्यसभा, जिस सदन में लाया है वहाँ पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को क्या करना होगा? प्रस्ताव जो है ना, इसको 2 प्रस्ताव को पारित करके, ठीक है, जिस सदन में लाएगा 2/3 बहुमत से दूसरे सदन भेजेगा, दूसरे सदन में। ठीक है, दूसरे सदन में। मान लेते हैं कि लोकसभा में लाया था प्रस्ताव, तो लोकसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा भेजेगा। ठीक है, राज्यसभा में क्या क्या प्रोसेस होगा? राज्यसभा में पहला प्रोसेस होगा कि राष्ट्रपति को कहा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ बात रख सकते हैं। ठीक है, या आपके ओर से भेजे गए कोई सदस्य। ठीक है, उसके बाद ये भी अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है, ठीक है, 2/3 बहुमत से अगर ये भी पारित कर देता है तो क्या होता है? अंत में राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक विशेष बात याद रखना, नोट, अभी तक भारत में किसी भी व्यक्ति यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत नहीं हटाया गया। ठीक है, तो एक बार फिर शुरू से देख लेते हैं। आर्टिकल 61 क्या कहा? आर्टिकल 61 में तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किन आधारों पर लगाया जाएगा? तो केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर। कैसे? तो सबसे पहले प्रस्ताव लाएगा। प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? दोनों संसद में, लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही। शर्त क्या है? शर्त बस इतना है कि राष्ट्रपति को लाने से पहले 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होगा कि आपके विरोध अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। उसके बाद जिस सदन में लाएगा प्रस्ताव, मान लेते हैं कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया,
ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा में प्रस्ताव लाया तो वहाँ पर उपस्थित सदस्य को 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करके पारित करके अगले सदन भेजना होगा। अगले सदन कहने का मतलब राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। यहाँ पर क्या स्कोप होती है, यहाँ पर सबसे पहले आरोपों को जांच होता है और इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति को कहा जाता है कि अपने पक्ष में बात रखे या राष्ट्रपति की ओर से कोई व्यक्ति को भेज सकता है। अगर आरोप सच निकला तो ये भी अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को क्या होगा, अपने पद से हटना होगा। लेकिन भारत में अभी तक आर्टिकल 61 के तहत किसी को भी पद से नहीं हटाया गया, ठीक है, किसी को भी पद से नहीं हटाया गया। अब सवाल आता है कि महाभियोग, जो महाभियोग लगा है तो इसमें कौन सदस्य शामिल हो सकता है, सदस्य शामिल होगा, कौन सा सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात इसमें कौन सा सदस्य शामिल होगा, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के चाहे निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत, दोनों, लेकिन इसके चुनाव में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है, याद रखना, निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य। उसी तरह विधानसभा और यूटी का भी निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य। सॉरी, इसमें राज्यसभा राज्यसभा नहीं, इसमें क्या होगा, लोकसभा, इसको मिटा देते हैं, कौन शामिल हो सकता है, तो पहला बात कौन शामिल होगा, तो लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत। दूसरी बात, राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये सदस्य शामिल होगा। और नोट करने वाले, और ये जो सदस्य है ये उपराष्ट्रपति को भी चुनते हैं, ये सदस्य उपराष्ट्रपति को भी चुनते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचित में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते थे। तीसरी बात इसमें क्या होगा, विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी दिल्ली और पुदुचेरी ये भी इसमें शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं, जबकि ये शामिल होता था इसके निर्वाचन में, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात है, ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति के शक्तियाँ क्या है, पावर, राष्ट्रपति के शक्तियाँ क्या है, पावर। तो सबसे पहली बात, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी है, सबसे पहली बात क्या है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किन किन व्यक्तियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, प्रधानमंत्री वही व्यक्ति के नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में उसका बहुमत हो, ठीक है। और मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या होता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति क्या होती है वो मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। जैसे मान लेते ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री, ये है मंत्री, ठीक है, ये है मंत्री। प्रधानमंत्री क्या करेगा, इन मंत्रियों की सूची देगा राष्ट्रपति को,
एक लिस्ट देगा कि इन इन व्यक्तियों को आपको चुनना है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री चुनता है जो राष्ट्रपति सलाह देता है। ठीक है, ओके। ठीक है, दूसरी बात, और किसको नियुक्त करेगा? और महान्यायवादी को। ये सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज को। ठीक है, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव कराता है संघ सेंट्रल का, वो मुख्य चुनाव आयुक्त, उसका नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल का भी नियुक्त करता है, उपराज्यपाल का भी नियुक्त करता है। लेकिन यहाँ पर बात याद रखना, राज्यपाल इनको नियुक्त करता है मंत्री परिषद के सलाह पर। ठीक है, अपना विवेक का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग का जो सदस्य अध्यक्ष होता है, इसको भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति मंत्री परिषद के सलाह पर, क्योंकि आर्टिकल 74 क्लोज 1 में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इसका मुखिया कौन होगा? मंत्री परिषद के हेड कौन होगा? तो ये होगा पीएम। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, एज वेल एज, ऐसा ही मुख्यमंत्री का भी होता है और राज्यपाल के संबंधित भी ऐसा ही होता है, सिर्फ आर्टिकल चेंज होगा। ठीक है, बाद बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, अब बात करते अगली शक्ति। अगर विधायी शक्ति में बात करें, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो सबसे पहली बात क्या होता है? ये लोकसभा का, ठीक है, विघटन कर सकता है। तो जैसे कि इस बार का सवाल भी है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये है राष्ट्रपति। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना है। बस जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, उससे अन्यथा उच्च नहीं। अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्ति कि उतना डिटेल में आपको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो रहा है आज? न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। ठीक है, तो जुडिशियल पावर में क्या होता है? पहला बात, जो धन विधेयक होता है, मनी बिल, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पहले अनुमति होगा। ठीक है, पूर्व अनुमति होगा, उसके बाद ही संसद में पेश होगा। राष्ट्रपति के बिना परमिशन के धन विधेयक संसद में पेश नहीं होगा, याद रखना। सॉरी, ये तो अलग है, ये नोट करके लिख लेना, वो विधायी शक्ति में है, न्यायिक शक्ति तो अब है। ठीक है, न्यायिक शक्ति जो दिया है ना, इसमें आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 72। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्या कहा है? इसका क्षमादान शक्ति दिया है, क्षमादान शक्ति। ठीक है,
क्षमादान शक्ति दिया है। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा कि अगर किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड है, ठीक है, मृत्यु दंड है तो वो क्षमा कर सकता है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है? उस दंड को निलंबन कर सकता है। मृत्यु दिया है तो उसको मृत्यु दंड को निलंबन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है, क्षमा कर सकता है और क्या कर सकता है? और अभी रीट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या मृत्युदंड के मामले में क्या कर सकता है? वो पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है, निलंबन भी कर सकता है। लेकिन क्षमा करने में क्या होता है? राष्ट्रपति के पास जब क्षमादान जाता है तो जो आरोपित व्यक्ति होता है वह समय उपस्थित नहीं होता है राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। इतना बात हो गया है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है, पूरा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रखना और एक अंतर याद रखना, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं है। राज्यपाल को मृत्यु दंड का क्षमादान शक्ति अधिकार नहीं है, ठीक है। अब आपातकालीन शक्ति क्या हो रहा है? आपातकालीन शक्ति, इसमें सिर्फ आपको आर्टिकल याद कर लेना है बस और कुछ नहीं। जैसे कि मान लेते आर्टिकल 352, इसमें क्या है? इसमें कहा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, बस याद रखना कि अगर वार होने वाला है या कोई बाह्य आक्रमण करने वाला है तो राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य में आपातकाल लगा देता है, बस इतना ही। आर्टिकल 356, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आर्टिकल 360, इसमें क्या दिया है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। अब इसका वीटो अधिकार देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो एक है वीटो अधिकार देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए वीटो शक्ति क्या हो रहा है आज? वीटो शक्ति, सबसे पहले वीटो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। वीटो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अत्यंतिक वीटो, एक होता है विशेषित वीटो, ठीक है, एक निलंबनकारी और एक होता है पॉकेट वीटो। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के पास केवल 3 ही वीटो शक्ति है, एक आत्यंतिक है, निलंबनकारी है और वीटो शक्ति है। विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये यूएसए का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो मैं लिखा दे रहा हूँ सिर्फ। आर्टिकल 123, इसमें अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, अध्यादेश जारी करने का शक्ति है राष्ट्रपति को, ठीक है। ठीक है, और आर्टिकल 143 में क्या है? आर्टिकल 143 में कहा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले में क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है, सलाह, ठीक है, सलाह मांग सकता है। अब राष्ट्रपति, ठीक है, वर्तमान प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, याद है। वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। यह था आज का राष्ट्रपति के बारे में। अभी बचा है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। ये है पूरे राष्ट्रपति के बारे में।
राष्ट्रपति के बारे में जितना आपको आवश्यकता है, पूरा डिटेल में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था, मैंने पूरी कोशिश की कि वे मैं आपको पूरी ईमानदारी पूर्वक बता सकूं, ठीक है। आज के वीडियो बस यहीं तक, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगला टॉपिक जो हमारा बचा है उसके। चलिए, थैंक यू सो मच।